Hello, students. Let's start new chapter that is very important and easy and interesting chapter you that I already have read in the previous classes. That is nationalism in India. तो इस नेशनलिज्म का मतलब आपको और क्लियर हो जाएगा विद दिस इन इंडिया विद सो मैनी एग्जाम्पल। क्योंकि इंडिया जब ब्रिटिश के अंडर था दैट वाज नोन एज ब्रिटिश इंडिया, तब ये एक कंट्री था, एक स्टेट थी। जब ये इन्होंने इंडियन लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 47 के बाद इंडिया एक कंप्लीट नेशन स्टेट बन गया, क्योंकि इसकी अपनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंडिया एक नेशन स्टेट बन गया। तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी इंडिया में, ओके, अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द कॉलोनिस्ट, और इंडिया एक फुल फ्लैज नेशन स्टेट बन गया। तो आपके दूसरे चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन यूरोप और इजी क्लियर हो जाएगा आपको विद द नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, सो मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। जो भी नेशनलिज्म का मतलब है नेशन स्टेट है। इसका मतलब है कि लोगों ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव, पैशन फॉर द नेशन वो शो करने शुरू कर दिए। नए सिंबल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स फोर्ज बनाने शुरू कर दिए। एक नई बाउंड्रीज कम्युनिटीज़ की रीडिफाइन करनी शुरू कर दी टू मेक इट एज अ नेशन स्टेट। मतलब उन्होंने कंट्री के अलावा अपने आप को एक नेशन स्टेट के रूप में देखा, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक टुगेदरनेस, एक कॉमननेस उनमें देखने को मिली जो कि पहले नहीं थी। तो अब आपका जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है इन द बिगिनिंग, दैट इज द सेम विद एनसीईआरटी क्वेश्चन, कि इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब यहाँ आएगा अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि कैसे हमारी नेशनलिज्म कनेक्टेड है विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब हमारी आज़ादी की लड़ाई, वो कैसे कनेक्टेड है विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो इसके लिए आपने कहना है कि पहले लोगों ने अपनी यूनिटी को कैसे डिस्कवर किया, दैट इज अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते लड़ते वो सारी कम्युनिटीज, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के लोग इंडिया के कब इकट्ठे हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। क्योंकि हमारे इंडियन लोग जब अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनकी कॉमन प्रॉब्लम थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लोटेशन, उसके खिलाफ ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते लड़ते वो कब एक हो गए और उन्होंने इकट्ठी लड़ाई लड़ी। दैट इज़ हाउ इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो इसी तरह आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो उन्होंने सब ग्रुप्स ने अपनी जात पात छोड़ के ब्रिटिश के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी। तो द सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड, ओप्रेस अत्याचार, जो उन पे अत्याचार हो रहा था ब्रिटिश के अंडर, कॉलोनियलिज्म के अंडर, उन्होंने एक शेयर्ड बॉन्ड उसमें से मिला, जिसके कारण सब डिफरेंट ग्रुप इकट्ठे हो गए। जैसे मैंने बोला कि सबको यही प्रॉब्लम मेन आ रही थी कि हमें गरीब बनाया जा रहा है, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, हमारा एक्सप्लोटेशन हो रहा है बाय द ब्रिटिश, हमें वो एक प्राइड, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही ब्रिटिश के द्वारा जो हमारे अपनी कंट्री में होनी चाहिए। तो इसीलिए वो अपनी पर्सनल लड़ाई छोड़ के, अपने पर्सनल कन्फ्लिक्ट छोड़ के उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये ब्रिटिश ही है जो सारी हमारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो हम अपनी प्रॉब्लम तो बाद में भी उसके लिए सॉर्ट आउट कर लेंगे, लड़ाई लड़ लेंगे, तो सबसे पहले हमारी लड़ाई ब्रिटिश के अगेंस्ट है। तो इसीलिए सारे ग्रुप्स इकट्ठे हो गए टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। तो हर ग्रुप ने ये फील किया कि कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट जो अलग अलग है, उनके एक्सपीरियंस भी अलग अलग है, और उनकी फ्रीडम जो है वो सेम है। मतलब हमें आज़ादी जो चाहिए वो सबके लिए कॉमन है। हर एक को पहले चीज़ चाहिए आज़ादी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जो कि ब्रिटिश उनको नहीं दे रही थी। तो कांग्रेस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी के अंडर उन्होंने ये ट्राई किया कि सब ग्रुप को इकट्ठा किया जाए, एक मूवमेंट में इकट्ठा परोया जाए। लेकिन इस यूनिटी में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। ये आपको ऑलरेडी पता है कि महात्मा गांधी ऑलवेज वांटेड के सारे जात पात को छोड़ के, ग्रुप्सकिज्म को छोड़ के इंडिया को एक नेशनल फ्लैग के अंडर आना है, कि अपनी आज़ादी के लिए उनको इकट्ठे होना है, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं।
तो काफ़ी इसके प्रॉब्लम महात्मा गांधी को करनी पड़ी, ये हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी तक ये आपका चैप्टर है। ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 1915 एज महात्मा गांधी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, तो टिल योर इंडिपेंडेंस। ये आपका चैप्टर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की नेशन वाइड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो हमने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है इस चीज चैप्टर में, तो दैट विल रीड अबाउट हेयर। पिक्चर्स आपने देखते जाने साथ साथ। दिस इज अ मास प्रोसेशन हो रहा है, स्ट्रीट्स में लोग अपने नेशन मूवमेंट के लिए यहाँ पे इकट्ठे होके आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ फ्रॉम हियर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब इस टॉपिक में हमने पहले पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि आपकी 1914 टू 1918 तक चली, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन। इसका मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम ने चलाई थी। मतलब ये हिंदू और मुस्लिम के द्वारा चलाई गई एक कॉमन मूवमेंट थी, जो कि 1920 में शुरू की गई। आपने याद रखना है कि 1920 में 21 में सॉरी जनवरी 1921 में स्टार्ट हुई और विद इन ईयर 22 में ये कॉल्ड हो गई थी आपकी। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन है तो एक ही है, लेकिन इसमें आपने याद किया कि खिलाफत में दैट इज स्टार्टेड बाय द मुस्लिम और नॉन कोऑपरेशन दैट वाज बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद ऑल द कम्युनिटीज विद इन कांग्रेस। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट्स ऑफ, क्वेश्चन आप साथ साथ मार्क कर सकते हो, इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चाहे हुई थी यूरोप अमेरिका की साइड, लेकिन सारा वर्ल्ड इससे इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि इंडियन जो थे वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। तो ब्रिटिशर्स क्योंकि इस फर्स्ट वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इंडिया को भी उन्होंने फोर्सफुली इसमें पार्टिसिपेट करवाया। तो वर्ल्ड वॉर चाहे वहाँ पे हो लड़ी जा रही, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या था। तो सबसे पहले था इस वॉर के कारण एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन सामने आई, जिसके कारण ये डिफेंस में एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। डिफेंस का मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर लगाया गया इन इंडिया। तो जो कि पूरा कहाँ से किया गया, लोन्स लेके और टैक्सेस बढ़ा के ब्रिटिशर ने इंडिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। ये तो एक पहला इम्पैक्ट हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नंबर 2 पे कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया विद इन इंडिया। एक बार अगर चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती तो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये इम्पैक्ट एक तरह से पड़ा इंडिया पे। और जैसे ही वॉर चलती रही, ये आपको पता है ये 4 साल वॉर चलती रही है, उन्हीं ईयर में चीज़ों के प्राइस बहुत बढ़ा दिए गए इंडिया में, ऑलमोस्ट डबल हो गए 1913 टू 18, जिसके कारण आम पीपल कॉमन पीपल को बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ी। उनको लग रहा था कि मे बी जब तक वर्ल्ड वॉर चल रही है तो प्रॉब्लम इज विद दैम, लेकिन उन्होंने ये पाया कि वॉर ख़त्म भी हो गई तब की उनकी प्रॉब्लम कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ती चली गई। तो जब ये वॉर लड़ी जा रही थी, विलेजेस को ज़बरदस्ती सोल्जर्स बनाया गया बाय द ब्रिटिशर्स। उनकी फोर्स रिक्रूटमेंट ज़बरदस्ती भर्ती करी गई रूरल एरिया में से, जिसके कारण वहाँ पे बहुत गुस्से वाली लहर चल पड़ी। और 1918, 19 और 1921 में क्रॉप्स फेल हो गई। ये रूरल एरिया पे इम्पैक्ट बताए जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, और जिसके कारण शॉर्टेज फूड आ गई, क्रॉप्स क्योंकि फेल हो गई। और शॉर्टेज ऑफ फूड आने के कारण एक एपिडेमिक महामारी फैल गई। तो 1921 में ये सेम ईयर है जब आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई। 12 to 13 million people were perished, they were killed, they died because of the famine and epidemic। महामारी और शॉर्टेज ऑफ फूड के कारण 12 से लेके 13 मिलियन पीपल, रिमेंबर दिस, दैट इज ये 1921 की जन सेंसस क्या होती है, जनगणना हुई जब, तो ये पाया गया कि इतने लोग मारे गए उस टाइम में, और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आई बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सच के लिए आग्रह करना, कन्विंस करना, हिंदी वर्ड है सत्याग्रह, सच के लिए आग्रह करना किसी को।
तो महात्मा गांधी रिमेंबर दिस के ही केम टू इंडिया इन जनवरी 1915 ओके फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ने उन्हें सक्सेसफुली सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में भी ये लड़ाई शुरू करूंगा। तो ये गो थ्रू दिस वन, इंडियन वर्कर्स साउथ अफ्रीका में मार्च थ्रू वोक्सर्ट। तो महात्मा गांधी वॉज लीडिंग वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल व्हेन मार्चेस वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। थाउजेंड और वर्कर्स ने ये ज्वाइंट सत्याग्रह किया फॉर द रेसिस्ट लॉज। रेसिस्ट लॉज क्या होती हैं? रेसिज्म, नस्लवाद। ओके आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम दैट वाज क्वाइट प्रेवलेंट, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने वहां पे सत्याग्रह शुरू किया था। ओके तो उन्होंने वहां पे रेसिज्म के लिए लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह की महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में। तो अब उनको लगा कि इंडिया में भी मैं उसी सत्याग्रह को शुरू करूं। तो अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? किसी भी फॉर्म में अगर सत्याग्रह का मीनिंग आता है तो आपने सेम आंसर लिखना है, व्हाट डज इट मीन। कहते हैं सत्याग्रह जो होता है दैट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, ये सच की लड़ाई है। सत्याग्रह जैसे मैंने आपको नाम ही बोला सत्याग्रह, और नीड टू सर्च द ट्रूथ, और सच की भाल के लिए लड़ाई है। ये सुजेस्ट करता है कि अगर आपका कारण सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको फिजिकल होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके टू फाइट द ओप्रेसर। ओप्रेसर मैं बार बार कह रही हूँ यार रखने आपने, अत्याचारी। लाइक अत्याचारी यहाँ पे आएंगे आपके ब्रिटिश, कि अगर आपका कारण सच्चा है, आप अन्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, अगेंस्ट द ब्रिटिश लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपको कभी फिजिकल वायलेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपने अग्रेसिव नहीं होना बदले की लड़ाई में। तो आपने क्या करना है? सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। सत्याग्रही मतलब जो सत्याग्रह कर रहा है सत्याग्रही, वो नॉन वायलेंट होके भी इस लड़ाई को जी सकता है। तो उसको करना क्या है? दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर। अत्याचारी की अंतर आत्मा को आपने जगाना है, सत्याग्रही को उसको कन्विंस करना है, आग्रह करना है कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तो पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू परसुएडेड, उसको मनाना, ऑप्रेसर को मनाना है कि आप सच को देखो, आप अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, उनको ये कन्विंस करना है सत्याग्रही ने। ओके फोर्स करे बिना, तो आप अल्टीमेटली देखो कि आपने वॉयलेंस का बिल्कुल यूज नहीं करना। तो इस स्ट्रगल में आपने देखना है अल्टीमेटली तो सत्याग्रह विल बी विनर, दैट विल ट्रायम्फ, वो जीत जाएगा लड़ाई में, क्योंकि ऑप्रेसर को कन्विंस कर लेगा कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तो दैट ऑल्सो अप्लाइड इन द डिफरेंट स्कोप आल्सो। अगर आपने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखी है, उसमें भी तो संजय दत्त है बार बार ये उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप जो भी कर रहे हो अत्याचारी, किसी तरह भी इन द नॉर्मल लाइफ, इन डेली लाइफ, तो आपने कभी भी उनको ये वॉयलेंट होके नहीं बताना, बल्कि उसको कन्विंस करना है कि ये आप अन्याय करें, इसको सुधारो। तो दैट इज अल्टीमेटली यू विल बी द विनर। तो महात्मा गांधी बिलीव करते हैं कि धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो नॉन वायलेंस एक ऐसी है, एक वेपन है जिसके कारण सारे इंडियन यूनाइट हो सकते हैं। तो आफ्टर अराइविंग इंडिया, जस्ट गो थ्रू, ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल द इंसिडेंट्स आर हेयर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू की 1916 में। उन्होंने चंपारण बिहार, जो कि आपकी लोकेशन मैप में है, ये आपने याद रखनी है। तो चंपारण में उन्होंने ये मूवमेंट शुरू करी थी फॉर द प्लांटेशन, ओके फॉर द इंडिगो, इंडिगो के लिए ये उन्होंने मूवमेंट शुरू की थी। और अगले साल 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में मूवमेंट शुरू की, दैट इज टू सपोर्ट द पीजेंट। आपने याद रखना है क्योंकि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, किसी तरह से आपके पूछ सकते हैं कि वहां पे क्रॉप फेलियर हो गए थे, प्लेग एपिडेमिक, महामारी प्लेग फैल गई थी, जिसके कारण जो खेड़ा के पीजेंट थे वो अपना रेवेन्यू नहीं दे पाए। तो अब वो चाहते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन को रिलैक्स किया जाए, रेवेन्यू उनको ना देना पड़े, गवर्नमेंट उनको रिलैक्स कर दे, ब्रिटिश उनको ना रेवेन्यू देने के लिए एग्री कर ले, इसलिए उन्होंने वहाँ पे ये पीजेंट की मूवमेंट शुरू की थी। और 1918 में अगले साल महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में, आपको पता है मिल वर्कर सत्याग्रह, ये आपने मैप क्वेश्चन तीनों किए हैं, तो उसमें उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर के लिए ऑर्गेनाइज की। मतलब साउथ अफ्रीका से इंडिया में आके उन्होंने 1915 के बाद 16, 17, 18 में ये लोकल लेवल पे सत्याग्रह शुरू किया। लेकिन वो चाहते थे कि मैं अब नेशन वाइड सत्याग्रह को शुरू करूं।
तो इन्होंने इसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का मीनिंग बताया, आपको जैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, उन्होंने इसमें दिखाया है कि ये पैसिव रेजिस्टेंट कहते हो जिसको आप, ये कहा जाता है कि ये वीक वेपन है, मतलब क्योंकि आप वायलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आप नॉन वायलेंट किसी लड़ाई को लड़ रहे हो, तो इसलिए इस चीज को एक कमजोर लोगों का हथियार बताया गया है। लेकिन इसमें महात्मा गांधी ने ये कन्विंस करवाया है कि चाहे इसमें हम वायलेंस यूज नहीं कर रहे, लेकिन नॉन वायलेंट होके भी हम इस अत्याचारी के अगेंस्ट इसको लड़ाई इसके लड़ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि सत्याग्रही चाहे फिजिकल फोर्स नहीं है, कि जो सत्याग्रही है उसको इन्फ्लिक्ट अ पेन ऑन एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। तो सत्याग्रही को इल विल दे होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि ये सच्चे मन से उसने सत्याग्रही ने ये लड़ाई लड़नी है, जिसमें सच्चाई उसकी मेन पावर होनी चाहिए, उसकी आत्मा का मेन हथियार सच्चाई होना चाहिए। तो इसको ये ना समझो कि ये कमजोर बंदे की लड़ाई है, बल्कि ये बहुत स्ट्रांग आपको कर देता है अगर आप सच्चे हो और आप नॉन वॉलंटरी ब्रिटिशर्स को या आप कह लो कॉलोनियल पीपल को अगेंस्ट अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो। तो अब महात्मा गांधी को रॉल्ट एक्ट के थ्रू ये मौका मिला कि वो नेशन वाइड इस सत्याग्रह को स्टार्ट कर सके। अब ईयर आ गया 1919 का। तो 1990 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुई कि जिसके कारण महात्मा गांधी को नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट शुरू करना पड़ा कि रॉल्ट एक्ट एक स्टार्ट हुआ 1919। तो इस एक्ट के कारण ये बहुत जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पास कर दिया। आपको पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मोस्टली द इंडियन पीपल और ऑल्सो द मेंबर, लेकिन वो मना करते रहे, अपोज करते रहे इंडियन मेंबर, फिर भी इस एक्ट को अप्लाई कर दिया गया विद इन इंडियन टेरिटरी। तो ये रॉल्ट एक्ट था क्या, क्यों इंडियन मेंबर उसको मना कर रहे थे? इस एक्ट के कारण गवर्नमेंट को काफी सारी पावर मिल गई कि लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को वो इजीली क्रश कर सकते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं कि आप देश के नाम पे स्ट्राइक कर रहे हो, आप उसके लिए फास्ट रख रहे हो, आप उसके लिए धरना दे रहे हो, स्लोगन रेज कर रहे हो, इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हो, या चाहे शांति से भी आप कुछ भी प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। तो मतलब आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश करोगे विद इन इंडियन टेरिटरी, उसके लिए आपको गवर्नमेंट उसको रिप्रेस, उसको कुचल सकती है, आपको बंदी बनाया जा सकता है। पॉलिटिकल प्रिजनर वही होते हैं जो देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपको विदाउट एनी ट्रायल, मुकदमा चलाए बिना 2 साल के लिए आपको जेल में डाला जा सकता है, मैक्सिमम फॉर 2 years। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, ब्रिटिश बिना किसी को बताए, बिना ट्रायल मुकदमा किए आपको बंदी बना सकते, तो आप उसके लिए कहीं भी पिटीशन, कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि सारे लोग नॉन वायलेंट रहे और सिविल डिसोबीडियंस, मतलब उनको ओबीडियंटली उनको फॉलो ना करे, ऐसी अनजस्ट लॉज को कोई जरूरत नहीं मानने की, जिसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल कर दी। तो आपको याद रखना है, अभी 13 अप्रैल आएगा, 13 अप्रैल बैसाखी का टाइम होता है विद इन पंजाब में। तो अब आपका जलियांवाला बाग मैसेकर शुरू होना है। तो 13 अप्रैल से पहले आपने याद रखना है कि 6 अप्रैल को हड़ताल महात्मा गांधी ने सारे इंडिया में डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट। तो अब आपको अगर आता है कि इम्पैक्ट्स ऑफ रॉल्ट एक्ट, तो ये आपका पैराग्राफ में क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट सब में इंसिडेंट सेम होगी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि वट एवर द इंसिडेंट, वट एवर द सर्कमस्टांसिस कैन बी डेवलप आफ्टर द एनी इलीगल एक्टिविटी ऑफ द ब्रिटिश। तो इसमें क्या हुआ, जब रॉल्ट एक्ट बना, इसका मतलब इंडियन चुपचाप नहीं बैठे रहे। तो ये हम सारा पढ़ रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक तरह से सत्याग्रह चाहे, एक तरह से रेवोल्यूशन चलाया अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो रैलीज ऑर्गेनाइज करेगी सारे शहरों में, लोग हड़तालों में चले गए, रेलवे वर्कशॉप में शॉप्स क्लोज हो गई। और जब अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज and scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists। जब ब्रिटिशर्स को दिखना शुरू हो गया कि ये लोग तो अब हमारे खिलाफ लड़ाई के लिए उतर आए हैं, तो अब इनकी काफ़ी सारी अपसर्ज मीन वही रिवोल्ट पे उतर आए हैं, तो अब उनको डर था कि ये कम्युनिकेशन, रेलवे, टेलीग्राफ अब डिस्टर्ब होंगी। तो ब्रिटिश ने ये सोचा अब इनकी मूवमेंट पे एक पर्दा डालना पड़ेगा, इनको कुचलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे सिर पे बैठ जाएंगे। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकल लीडर्स को
अमृतसर से उठा लिया। तो यहाँ पे 2 स्पेशल लीडर थे अमृतसर में, डॉक्टर सत्यापाल, डॉक्टर किचलू, जो कि लोगों में बहुत फेमस थे। तो अब क्योंकि वो सारी मूवमेंट में आगे हो रहे थे, इसलिए लोकल लीडर्स में अगर नाम आपको नहीं है दैट इज ओके, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे थे, बट ऑब्वियस रोल के अकॉर्डिंग उनको कैद किया जा सकता था। और महात्मा गांधी को मना कर दिया कि वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते। तो अब तो ये मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ हो गई है। अगर आप रोल टैक्ट के अकॉर्डिंग है, नो अपील, नो वकील, नो दलील, आप इसके एक्ट के कारण कहीं दलील भी नहीं कुछ दे सकते मैं क्या कर रहा था, कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते, और ना ही आप वकील कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब इन लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो उनको कोई भी ऐसा नहीं था कि वो अब कोर्ट में जाए या उसके लिए फाइल पिटीशन करें। तो इसलिए लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया कि ये तो बहुत गलत है, हमारे केस ब्रिटिश बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब 10 अप्रैल को क्या हुआ, पुलिस अमृतसर में, क्योंकि अमृतसर में खासकर लीडर को अरेस्ट किया गया था, अमृतसर ने पीसफुली प्रोसेशन पे फायर अपॉन उनको मुझ पे गोलियां चलाई। तो बड़े शांतिपूर्ण वहाँ पे इस प्रोसेशन चल रहा था। तो जिसके कारण लोगों ने भड़क के बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया कि आप हमें बिन मतलब के क्यों मारने पे तुले हुए हो। तो वो लोग भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी पूरे अटैक किए। अब आप आ गया जी 13 अप्रैल वाला दिन, जब जनरल डायर आएगा और जलियांवाला बाग मैसेकर होगा। तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। इसका मतलब है कि मिलिट्री रूल आ गया। सिचुएशन इतनी भड़क चुकी थी विद इन अमृतसर के पुलिस के कंट्रोल में सिचुएशन नहीं आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया वहाँ पे। तो जनरल डायर जो कि कमांडर इन चीफ था उस आर्मी का, उसको बुलाया गया। तो 13 अप्रैल को इनफेमस, बहुत बदनाम जो जलियांवाला बाग था वो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ। ऑन दैट डे काफ़ी क्राउड जो जलियांवाले बाग में आई हुई थी, आपको सबको पता है जलियांवाले बाग में उस टाइम वो बैसाखी मनाने के लिए स्पेशल आते हैं। तो बड़ा पीसफुल वो गैदरिंग वहाँ पे हुई थी। वहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, वहाँ पे विमेन, ऑल वर देयर, और बड़े वहाँ पे आराम से वो असेंबली कर रहे थे। वहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे थे कि रोल टैक्स गलत है, कुछ अपना बैसाखी मनाने आए हुए थे। तो गवर्नमेंट के जो न्यू रिप्रेसिव लॉज हैं उनके लिए बातें कर रहे थे। कुछ वहाँ पे बैसाखी फेयर के लिए आए थे। तो कुछ लोग बाहर से आए थे अमृतसर, उनको पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो डायर ने एकदम से वहाँ पे उसके एग्जिट पे एंटर किया, क्योंकि उसका एक ही गेट है एंट्री एग्जिट। वहाँ पे एग्जिट पे उसने आर्मी को वहाँ पे स्टेशन किया, एग्जिट को पॉइंट को ब्लॉक किया, और वहाँ पे गोलियां चलानी शुरू होगी क्राउड पे। किलिंग ऑफ हंड्रेड्स वहाँ पे मारे गए। तो उसने बाद में बताया जनरल डायर ने कि उसका ये मकसद गोलियां चलाने का था कि उनके दिमाग में एक टेरर, एक आतंक दिखाना कि क्यों उन्होंने रोल टैक्ट के अगेंस्ट अपने एक्शन दिखाए, अपनी रिवॉर्ड दिखाया। तो आगे से वो जुर्रत ना कहे वॉट एवर द ब्रिटिशर्स आर डूइंग अपॉन दैट। तो जलियांवाला बाग जो मूवमेंट थी वो क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट। बट ऑब्वियस है जब बड़े बुच्चे बुजुर्ग मारे जाते हैं बिना किसी कसूर के तो बाकी लोग चुप नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो क्राउड था वो स्ट्रीट्स में आना शुरू हो गया फ्रॉम नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। तो आपने याद रखना है, चाहे ये नॉर्थ में इंसिडेंट हुई थी लेकिन साउथ तक इसका असर गया था। कहते अगर जलियांवाला बाग अटैक ना हुआ होता तो मे बी हमारी इंडिपेंडेंस 100 साल और पीछे चली जाती। उसके बाद इतनी ज़्यादा लोग बढ़ चुके थे कि ये ब्रिटिश तो अपनी हदें पार करते चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्राइक के, क्लैशेस विद पुलिस, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग हुआ। तो गवर्नमेंट कौन सा चुप बैठने वाली थी, गवर्नमेंट ने उसका रिस्पॉन्ड पूरी तरह से ब्रूचली रिप्रेस किया, मतलब बहुत कुचला। उन्होंने क्या किया, ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया इंडियंस को और लोगों को डराना शुरू कर दिया। सत्याग्रही जो थे उनको ज़बरदस्ती बोला गया कि आप अपनी नाक रगड़ो ग्राउंड पे और स्ट्रीट्स में रेंगो, क्रॉल करो और सल्यूट मारो सब साहिब्स को जो कि ब्रिटिश हैं। और लोगों को छड़ी से मारा गया और गुजरांवाला पंजाब जो कि पाकिस्तान में है उसको बॉम्बिंग कर दी गई। मतलब आप देखो कि इतना ज़्यादा कहर उठाया ब्रिटिशर ने। सिंस वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को, जो कि उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू की थी, तो उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया इंडिया में जो उन्होंने करी थी रोल टैक्ट अगेंस्ट, कि इतना वायलेंट देख के वो डर चुके थे। तो ये जनरल डायर्स की क्रॉलिंग ऑर्डर्स हैं, यू कैन सी दिस बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश सोल्जर। देख है कि सब क्रॉल कर रहे हैं, रेंग के जा रहे हैं सड़कों पे, इतना वो उन्होंने यहाँ पे लोगों के साथ बुरा किया।
तो अब ये जलियांवाला बाग आपने एक स्टोरी की तरह देखना है। तो अब आप देखो कि रॉल्ट सत्याग्रह जो कि एक वाइट सब्रेड मूवमेंट बन चुकी थी, तो काफ़ी शहरों में अभी भी लिमिटेड थी, इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। तो महात्मा गांधी को अब लगने लगा कि मेरे को एक नेशन वाइड मूवमेंट शुरू करनी है, सारे इंडिया में एक ऐसी मूवमेंट शुरू करूँ कि हर तरह के लोग उसमें यूनाइटेड रहें। तो अब आपने इसमें याद रखना है, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम इसमें इकट्ठे आएँ, लेकिन वो मुस्लिम अपने अलग लहर में चला रहे थे। लेकिन अब महात्मा गांधी को बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली जब एक खिलाफत इशू आ गया। अगर आपको क्वेश्चन आता है, रिमेंबर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि खिलाफत इशू क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखना है कि ऑटोमन टर्की, तो टर्की और ब्रिटिशर ये ओपोनेंट थे, एक दूसरे के एनिमीज थे, मतलब ये थे एलाइज और ये आपके ऑटोमन टर्की था सेंट्रल पावर। तो एक दूसरे के ये ओपोजिट लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ऑटोमन टर्की को हरा दिया। ऑटोमन टर्की आपने याद रखना है कि दैट इज वॉज अ मुस्लिम एम्पायर। तो बट ऑब्वियस है, जो इंडिया में मुस्लिम रहने वाले हैं उनको ये बड़ा दुख लगा कि उनका टर्की हार गया ब्रिटिश से। ब्रिटिश वही हैं जो इंडिया में भी रूल कर रहे हैं। और वहाँ पे ये एक र्यूमर फैल गया कि जो ऑटोमन टर्की का खलीफा है, जो उनका इस्लामिक रिलीजियस लीडर है मुस्लिम का, तो उसके अगेंस्ट एक ट्रीटी साइन की जा रही है कि उसको अपनी पावर छोड़नी पड़ेगी। ये सब कुछ कर रहे थे एलाइज, जिसमें ब्रिटिश भी थे। अब मुस्लिम को इस बात का बहुत गुस्सा लगा कि ब्रिटिशर्स अपनी हदें पार कर रहे हैं और हमारे रिलीजियस लीडर जो कि टर्की में है उसके अगेंस्ट एक ट्रीटी साइन करें और उसी पावर्स को वापस ले रहे हैं, उसका बदला हम इंडिया में लेंगे। अदरवाइज मुस्लिम बहुत कम इंडियन के साथ आए हैं, कांग्रेस के साथ मिले हैं, लेकिन क्योंकि उनके खलीफा को हर्ट किया गया, उनके मुस्लिम लीडर को हर्ट किया गया, इसीलिए अब इन्होंने सोचा, जिसमें कि आपने याद रखना है अली ब्रदर्स। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल हेड इस्लामिक खलीफा था, तो खिलाफत कमेटी बनी, ये भी याद रखना है, बॉम्बे में 1919 में, जिसमें कि मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली, शौकत अली, जिनको आप अली ब्रदर्स कहते हो, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुओं के साथ हम भी अपनी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दें। यहाँ खिलाफत का मतलब बद खिलाफी करनी, किसी के हुक्म को ना मानना, उसको उर्दू में कहते हो खिलाफत करना। ओके, तो अब जाके महात्मा गांधी चाहते यही थे कि मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें। तब अब जाके महात्मा गांधी और अली ब्रदर, जिनमें शौकत अली, मोहम्मद अली की जो एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ना कांग्रेस में कलकत्ता का सेशन जब होगा ना सितंबर 1920 में, तब हम उनको कन्विंस करेंगे काउंसिल लीडर्स को कि हम ये मूवमेंट इकट्ठी शुरू कर लें। आपने याद रखना है, ये कलकत्ता जो था सेशन 1920 सितंबर में हुआ था। ये आपका मैप का क्वेश्चन है, तो सितंबर 1920 आपको आएगा, दैट इज इन कलकत्ता था। और फिर आपका आएगा दिसंबर 1920। एक ही साल में 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई है। तो सितंबर 1920 में हुई थी कलकत्ता, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, और नागपुर में हुई थी दिसंबर 1920 में। याद रखना है, ये आपको याद कैसे रखना है, इसको विजुलाइज कर लिया करो, बजाय इसको रट्टा मारने की। पहले कलकत्ता आएगा तो विजुलाइज करो, तो उसके बाद आप करो नागपुर, दैट इज सेकेंड टाइम। तो महाराष्ट्र में जो कि है नागपुर, तो वो दिसंबर 1920 में ही। तो पहले हम फोकस करेंगे सितंबर 1920 में। ये मीटिंग में कहा गया कि हम ये ऐसी मूवमेंट शुरू कर सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे मिलकर नेशन वाइड आप हमारा साथ दोगे स्वराज के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो उसके मीटिंग में वो लीडर्स ने मना कर दिया कि हम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन व्हाट हैपेंड, तो लेट्स स्टार्ट। तो वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉट टू कोऑपरेट, ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करना, ये क्या था एक्चुअली में। तो याद रखने आपने, हिंद स्वराज बुक ऑफ महात्मा गांधी 1909, अगर आपको पूछा जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था हिंद स्वराज बुक का, इसका थीम, इसका मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या था हिंद स्वराज का, तो आपने याद रखना है कि महात्मा गांधी ने उसमें बोला है, इस बुक में बोला है कि ब्रिटिश जो रूल इंडिया में है दैट इज एस्टेब्लिश विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन की कोऑपरेशन से ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे हैं। मतलब ब्रिटिश बेसिकली है तो ट्रेडर्स,
वो यहाँ पे इसलिए टिके क्योंकि उनको ट्रेड में फ़ायदा हो रहा है, उनका इकोनॉमिक पर्पस सॉल्व हो रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे रूल कर रही हैं। अगर उनका इकोनॉमिक पर्पस ना रहे, उनको यहाँ से फ़ायदा होना बंद हो जाए, इंडियन उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश यहाँ से अपनी कंट्री वापिस चले जाएंगे। तो इसका मतलब है हिंद स्वराज की बुक का पर्पस था, थीम था कि इंडियन लोगों को चाहिए कि ब्रिटेन के साथ कोऑपरेट ना करें, जो अपने गुड्स वो यहाँ पे बेच रहे हैं दैट कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, उनको लेना बंद कर दें। तो ब्रिटिश और इंडियन को चाहिए कि वो स्वदेशी चीज़ों को ऑप्ट करें और विदेशी को बाइकआउट कर दें। तो ये मेन पर्पस था हिंद स्वराज की बुक का। तो इसलिए इंडियन रिफ्यूज कर देंगे कोऑपरेट करने से, तो ब्रिटिश रूल इंडिया से अपने आप खत्म हो जाएगा और स्वराज वुड कम, तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। दो दैट इज द पर्पस। ओके, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कैसे शुरू करनी है, महात्मा गांधी ने सबको बताना भी था ना कि सिर्फ ये नहीं कि शुरू कर दो, लोगों को पता हमने करना क्या है। तो इस चीज़ के लिए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को स्टेजेस में शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप सबने क्या करना है, जो भी आपको टाइटल्स मिले हैं, गवर्नमेंट से अवार्ड मिले हैं, वो आपने सब वापस कर देने हैं। किसी को कुछ भी, जैसे नाइटहुड वगैरह रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था अवार्ड, जो टाइटल्स हैं वो आप सारे ऐसे आपको जो उन्होंने एक तरह से इनाम दिए हैं वो वापस कर दो। और आपने जो सिविल सर्विसेज पे आपको अपॉइंट किया वो भी उसको बाइकआउट कर दो। अगर इंडियन लोग आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम कर रहे हैं वो सारे सरेंडर कर दो, उनकी रिज़ाइन कर दो उनकी जॉब से, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो, तो वो भी उनको बंद कर दो, फॉरेन गुड्स को लेना बंद कर दो। ये इसमें बताया गया कि व्हाट डिड महात्मा गांधी वांट, कि आपने करना क्या है नॉन कोऑपरेशन में एक्चुअली में। तो अगर गवर्नमेंट आपके साथ गलत करती है, आपको कुचलने की कोशिश करती है, तो आपने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, टोटली आपने नॉन वायलेंट रहना है। और थ्रू द समर 1920 महात्मा गांधी और शौकत अली सारे इंडिया का उन्होंने टूर लगाया और सबको ये चीज़ें बताई कि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें। तो विद इन द कांग्रेस कंसर्न्ड अबाउट दैट द प्रपोजल, तो अब जो लीडर्स थे, जो उनको लालच पड़ चुका है कि इलेक्शन में खड़े होना है, जीतना है, तो क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे इंडियन मेंबर होते थे, अब उनको लगने लगा कि ये तो बड़ी गलत बात है, हमें तो इलेक्शन से बाइकआउट करना पड़ेगा, ये तो नहीं हम करेंगे। तो दे वर नॉट रेडी फॉर दैट कि 19 नवंबर 1920 में जो इलेक्शन होनी है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो अब उनको लग रहा था कि नहीं, हमने तो ये करना नहीं है। तो इसलिए मंथ सितंबर और दिसंबर में काफ़ी टसल रही विद इन कांग्रेस के। कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि हम तो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपके नॉन कोऑपरेशन में, क्योंकि हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चलती रही, टसल चलती रही। तो फाइनली कांग्रेस का सेशन दिसंबर 1920, जो कि आपकी मैप की लोकेशन है, वहाँ पे हेल्ड किया गया, एक कॉम्प्रोमाइज़ किया, चलो जी हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये मूवमेंट कैसे चलेगी, ये सारा आपने आगे पढ़ना है। ये आपने याद रखना है इस मूवमेंट में कि ये बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ है 1922 जुलाई में शुरू हुई थी, क्योंकि उसमें था चरखे का पर्पज़ ही यही है कि हमने स्वदेशी चीज़ें यूज़ करनी है। यू कैन सी द मुस्लिम पीपल ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, या गांधी कैप है या मुस्लिम कैप है, दान सारों ने इकट्ठे मिलकर ये स्वदेशी मूवमेंट चलाई और वेस्टर्न इकोनॉमिक के अगेंस्ट चलाई। अब आपका सेकेंड टॉपिक आता है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन कोऑपरेशन में अलग अलग लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको उलझा सकता है और आंसर आपको सिंपल आता होगा। तो आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है, व्हाट डज इट मीन। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपकी जनवरी 1921 में, क्योंकि आपका पता है सेशन कांग्रेस का दिसंबर 1920 में हुआ, डिसाइड हो गया, चलो 1921 में हम एनसीएम को शुरू करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो ये आपने याद रखना है, 1920 में आपकी मूवमेंट शुरू हो गई। तो इसमें किन किन ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया आपने याद रखना है। इसमें 4 ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। नंबर 1 है टाउन में, नंबर 2 आपका आता है पीजेंट्स ने, नंबर 3 आपका आता है ट्राइबल पीपल,
नंबर 4 आपका आता है प्लांटेशन वर्कर। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आना है, दे कैन आस्क कि पीजन ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, या ट्राइबल्स ने, या प्लांटेशन वर्कर ने। या आपको क्वेश्चन ऐसे मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी ने शुरू की, इन लोगों ने उसका मतलब क्या निकाला। टाउन्स वाले को तो एग्जैक्टली क्लियर था कि हमने क्या करना है, उन्होंने वही किया जो महात्मा गांधी ने बोला। लेकिन पीजेंट को यहाँ पे लग रहा था कि मे बी इस मूवमेंट का पर्पस है हमें अपनी विलेजेस में लैंड मिल जाएगी, हमें लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन हो जाएगी। उनको कोई मतलब नहीं था कि कंट्री की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही है। वैसे ही ट्राइबल्स का मतलब है ये आपके आदिवासी लोग। आदिवासी लोगों को पता है, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट बन चुका था, दे कुड नॉट एंटर इनटू द फॉरेस्ट। उनकी हंटिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन बैन हो चुकी थी, उनका फिर फॉरेस्ट में रहना बंद हो चुका था। इसलिए ट्राइबल लोगों का मतलब था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कि नाउ दे कुड एंटर इनटू द फॉरेस्ट एंड दे कैन डू द एक्टिविटीज दैट वर डूइंग अर्लियर। उनको ये मतलब नहीं था कि इंडिया आज़ाद हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइबल लोगों का पर्पस था कि हम नॉन कोऑपरेशन इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम दोबारा जंगलों में जाके रह सकते हैं। अब ये प्लांटेशन का मतलब है टी कॉफ़ी प्लांटेशन। अब इन्होंने महात्मा गांधी की कॉल की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कॉल को कैसे लिया कि इनको टी गार्डन में, असम वगैरह में रहना पड़ता था और ये उन टी गार्डन को छोड़ के नहीं जा सकते थे अपने विलेजेस में। तो इनका पर्पस था कि नॉन कोऑपरेशन में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अब इनको ज़मीनें मिल गई अपने विलेजेस में और वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी करनी है बजाय कि ब्रिटिश के अगेंस्ट करने से। तो इनको आपने देखा है कि इनको कोई मतलब नहीं देश की आज़ादी से, इनको मतलब है कि जो जो हमारी प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ रही है। गॉट इट? तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका ग्रुप आता है कि महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू, उसमें टाउन्स वालों ने कैसे रिएक्ट किया, दैट इज़ द मिडिल क्लास। तो नंबर 1 पे मिडिल क्लास लोगों ने सिटीज़ में क्या किया, 1000 स्टूडेंट्स ने अपने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, कॉलेजेस को छोड़ दिया, हेडमास्टर्स, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट किया गया। दैट इज़ व्हाट दे डिड। ये समझ आ रहा है? सिंपल। टाउन्स में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन किया पूरी तरह से ब्रिटिश के साथ। अब इलेक्शन में सिर्फ मद्रास में जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। जस्टिस पार्टी एक्चुअली में थी नॉन ब्राह्मण की। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस दैट वाज मोस्टली ऑक्युपाइड विद द ब्राह्मण हाई कास्ट एंड हाई क्लास पीपल। चाहे कांग्रेस जैसी मर्जी थी, उसमें पुअर, मे बी डिफरेंट दलित्स, वर्कर्स, दे वर हार्डली द मेंबर्स। उसमें हमेशा मेंबर यही रहे हैं हाई क्लास और हाई कास्ट के। तो जैसे ही ब्राह्मण्स लोग जो कि कांग्रेस का पार्ट थे, उन्होंने इलेक्शन से बाइकआउट किया, तो उसी टाइम मद्रास के जो जस्टिस पार्टी थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि नॉन ब्राह्मण से कि अब वो नहीं करे तो क्यों ना हम अपने हाथ में पावर लें। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें याद रखने अलग से, बाकी आपके इफेक्ट्स हो गए क्लियर। अब आपको क्वेश्चन आता है कि और उन्होंने क्या कुछ किया इकोनॉमिक लेवल में। ये आपका आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हुए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ये क्वेश्चन आपने उसी हिसाब से याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप को पिकेटेड किया गया। पिकेटेड का मतलब है पहरेदारी, कि आप लिकर शॉप के बाहर खड़े हो जाओगे सत्याग्रही, आप कन्विंस करोगे कि लिकर शॉप के अंदर प्लीज़ मत जाओ क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो फॉरेन गुड्स है। उसमें पिकेटेड शॉप की उन्होंने पहरेदारी की, कन्विंस करना लोगों को कि यहाँ से सामान प्लीज़ मत परचेज कीजिए, ये फॉरेनर क्लॉथ्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप वॉयलेंस नहीं करोगे, उसको कहना है आपने पिकेटेड शॉप। बार बार वर्ड आएगा, ये आपने याद रखना है। और फॉरेन क्लॉथ को काफ़ी ह्यूज बॉन फायर में उसको जला दिया गया, जो आपके पास पहले कपड़े पड़े थे, और नए कपड़े आप अब नहीं खरीदोगे जो कि फॉरेनर होंगे। ओके, तो इसमें इंपोर्ट ऑफ जो फॉरेन गुड आ रहा था बाहर से, बट ऑब्वियस इंग्लैंड की इंडस्ट्री से 1921-22 जो कि आपका नॉन कोऑपरेशन का टाइम पीरियड है, तो वो 102 से कम होके 57 करोड़, ऑलमोस्ट हाफ रह गया। आप देख सकते हो, क्योंकि इंडियन ने ब्रिटिश क्लॉथ को खरीदना बंद कर दिया था एंड दे वर परचेजिंग ओनली द स्वदेशी गुड्स।
ओके, काफ़ी जगह पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम फॉरेन गुड के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, और उन्होंने मूवमेंट में स्प्रेड जैसे होती चली गई तो इम्पोर्टेड क्लोथ्स को रोक लगा दी गई और ओनली इंडियन वन क्लोथ उन्होंने पहने शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल को बढ़ावा मिला हैंडलूम्स वगैरह जो हाथ से काम करने वाले कपड़े थे उनको इंकरेजमेंट मिली। तो ये इम्पैक्ट्स थे आपके, इसको आप लिख सकते हो इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लेवल, इम्पैक्ट्स ऑफ आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक लेवल। हर एक पैराग्राफ का क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन। ये कॉल्ड ऑफ नहीं लिखना आपने, ये स्लो डाउन है। वाई, एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपने वहाँ पे एनसीएम नहीं लिखना, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। तो ये स्लो डाउन क्यों हो गई इस पैराग्राफ में आएगा। इसके दो रीज़न थे। नंबर 1, एक तो खादी एक्सपेंसिव थी, जो कि हैंडलूम जो आपकी कपड़े हाथ से बनाते हो, बट ऑब्वियस है मशीन गुड से, तो पुअर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसके कारण नेचुरली है उन्होंने इसको थोड़ी देर तो यूज़ किया खादी को, उसके बाद उन्होंने मिल मेड क्लोथ्स में शुरू कर दिया जाना। ओके, तो मैं पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, देन हाउ कुड दे, तो बाइकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन वॉज अ प्रॉब्लम। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप। अब आपने देखा कि स्टूडेंट टीचर्स जैसे आपके हैं लॉयर्स वगैरह, उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन छोड़ दी, तो काफ़ी देर तो अनएम्प्लॉयड रहे। तो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूशन इतनी नहीं थी कि वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले पाते, तो कब तक अनएम्प्लॉयड रहते। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी जॉब्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो आप इसमें कहोगे कि ये मूवमेंट स्लो डाउन, बंद नहीं हुई अभी, स्लो डाउन। खादी रीज़न दे देना आपने, और इंडियन ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थी, जिसके कारण उनको दोबारा से वो इंस्टीट्यूट जो थी ब्रिटिश की ज्वाइन करनी पड़ी। तो टीचर्स बिगैन ट्रिकलिंग का मतलब शॉर्टेज थी, क्योंकि टीचर उन्होंने अपनी खुद की इंडियन इंस्टीट्यूट की, जिसके कारण उन्होंने दोबारा से गवर्नमेंट कोड मतलब ब्रिटिश के कोड्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो दिस वाज एनसीएम इन द टाउन्स। अब नंबर 2 ग्रुप आ गया आपका, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब इसमें क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह से आ सकते हैं कि हाउ डिड द पीजेंट टुक द मीनिंग ऑफ इंडिया, महात्मा गांधीज कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अवध में पीजेंट की मूवमेंट किस तरह चली, या मे बी क्वेश्चन आएगा बाबा रामचंद्र का क्या रोल था इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू ऑर्गेनाइज द पीजेंट। तो अलग अलग रूप में आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको आंसर आते होते हैं, क्वेश्चन आपको क्लियर करने ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ के समझना है कि व्हाट इज ट्राइंग टू आस्क यू। ओके, तो आपका आंसर शुरू होता है कि पीजेंट का रोल क्या था विद इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ जी, तो नंबर 1 पे आपने अवध और औद आपको आ सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों एक ही हैं, ये स्पेलिंग थोड़ा हो सकते हैं, अदरवाइज आपने उसको समझ जाना है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अवध में बाबा रामचंद्र थे, जो कि एक सन्यासी था। फिजी इज द नेम ऑफ द कंट्री, आपने पढ़ा है अपने चैप्टर में। वो वहाँ पे कैजुअल वर्कर था, वहाँ पे इंडेंचर लेबरर का काम करता था। तो लेकिन जब वो मूवमेंट यहाँ पे इंडिया में आया, तो अब उसने ये मूवमेंट शुरू किया, उसका लीडर बन गया। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो अगेंस्ट द तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट थी, कि जो कि बहुत ज़्यादा लोगों से लैंड रेवेन्यू एक्सऑर्बिडेंट होता है, हाईली, बहुत ज़्यादा, हाई के अलावा बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे और काफ़ी सारे टैक्सेस लेते थे इंडियन पीजेंट से। इंडियन पीजेंट को बेगार करनी पड़ी थी, जिसका मतलब है विदाउट वेजिस उनको अपने, अगर वो खेतों में काम कर रहे हैं उसके साथ साथ उसको जमींदार के खेतों में भी काम बिना किसी पैसे करना पड़ेगा। तो वो बेगार का काम उनके लैंडलॉर्ड से काम करना पड़ता था पेमेंट के बिना। जो टेनेंट्स थे, टेनेंट्स कौन होते हैं, किराएदार, जो जमींदार की ज़मीन पे किराएदार काम कर रहे थे, उनको भी कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, किस टाइम तक वो काम करते रहे, कभी भी उनको उस ज़मीन से निकलना पड़ता था जिसके वो एज ए टेनेंट काम कर रहे थे, और उनकी एविक्शन अक्सर हो जाती थी, उनको निकाल देते थे। कोई पर्टिकुलर उनको राइट नहीं थे, जो लीज लैंड उनको दी जाती थी टाइम बाउंड, उसके लिए मतलब उनके कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो इस मूवमेंट का पर्पस क्या था, आपने हमेशा याद रखना है। जो भी आपकी पीजेंट की मूवमेंट है उसकी प्रॉब्लम बतानी है, देन सोल्यूशन बताना उन्होंने क्या किया। तो पीजेंट को चाहते थे कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू हो, एबॉलिशन ऑफ बेगार हो जाए,
और जो ये लैंडलॉर्ड है ऑपरेसिव अत्याचारी लैंडलॉर्ड को बाइकआउट करना है। ये इनकी प्रॉब्लम थी, ये चीज़ों और सोल्यूशन वे चाहते थे ये सब कुछ हो। उनको लगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पर्पज़ है कि हमें अब रेवेन्यू में रिडक्शन मिल जाएगी, बेगारी नहीं करनी पड़ेगी और लैंडलॉर्ड से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू कैसे किया नॉन कोऑपरेशन में? सबसे पहले उन्होंने काफ़ी जगह पे जो नाई धोबी होते हैं ना, छोटी कास्ट वाले, जो कि सारे लैंडलॉर्ड्स का काम करते थे, उन्होंने इनको बाइकआउट कर दिया कि हम इनका काम नहीं करेंगे, ना इनके कपड़े धोने करने रहते, इनके घरों के काम हम कोई भी नहीं करें, जिसके लिए उनका नेचुरली बहुत मुश्किल हो जाएगा लैंडलॉर्ड के घर में काम करना। तो जो भी बार्बर्स हैं, वॉशरमैन है, सब ने बाइकआउट कर दिया कि हम जमींदार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने काफ़ी अवध के विलेजेस में गए, उनको इकट्ठा किया, बातचीत की कि आप उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको सॉर्ट आउट किया। और अक्टूबर में औध किसान सभा, औध वही है अवध वाला, दैट इज़ हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र उनके लीडर थे। काफ़ी लोगों को कन्विंस किया कि आप इस नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते रहो और इनका साथ बनाए रखो। तो विद इन मंथ 300 ब्रांचेस खुल चुकी थी इस किसान औध किसान सभा की, जिन्होंने किस नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई विद द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट अवध पीजेंट को साथ लेके चलना, काफ़ी स्ट्रगल करने में। तो पीजेंट मूवमेंट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ कांग्रेस लीडर्स वर अनहैप्पी विद। अब क्या है, पीजेंट मूवमेंट तो बढ़ती चली गई, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, शुरू इन द सेंस या अवध में की थी, लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेशन करी। तो लेकिन कांग्रेस के लीडर इससे खुश क्यों नहीं थे? मैं रीज़न पहले आपको बोल चुकी हूँ कि कांग्रेस दैट वाज डोमिनेटेड बाय द हाई क्लास एंड हाई कास्ट। यहाँ पे क्लास का मतलब आएगा रिच पीपल, रिच पीपल में आएगा। तालुकदार और मर्चेंट लोग जो थे कांग्रेस के मेंबर थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि छोटे छोटे पीजेंट की बात कांग्रेस माने, इसलिए कांग्रेस ने छोटे पीजेंट का साथ नहीं दिया। तो क्योंकि पीजन उनको अटैक करते रहे, तालुकदार के अगेंस्ट थे। तो 1921 में मूवमेंट जैसे बढ़ती चली गई, तालुकदार मर्चेंट के घरों पे अटैक किया गया, बाजारों को लूटा गया, ग्रेन्स होल्ड्स को, मतलब जो ग्रेन्स के भंडार बड़े थे उनको लूटा गया, और काफ़ी सारी प्लेसेस पे लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस हैड टू बी पेड। अब लोकल लीडर गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि महात्मा गांधी ने बोला है आपको कोई टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ जो ग्रेन्स हैं गरीब लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे। महात्मा गांधी का नाम बार बार लिया गया कि उन्होंने कहा है कि आपको सारी आपकी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे आपने समझना है कि बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब इनको लग रहा था पीजेंट को कि हमारी सारी सोल्यूशन का प्रॉब्लम खत्म हो जानी है विद दिस पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट। ओके, अब आप में इसमें ये आपका सोर्स बेस अगेन है। तो 1921 में पुलिस ने यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि यूपी आपका आजकल है, वहाँ पे रायबरेली के पास जवाहरलाल नेहरू ने जब देखा कि वहाँ पे पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू कर दी जी पीजेंट पे, पुलिस ने रोका, जिसके कारण नेहरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हाउ कुड द पुलिस कैन डू विद द पीजेंट, कि हम तो किसी को कुछ कह नहीं, हम पीसफुली मीटिंग कर रहे थे। तब यहाँ पे नेहरू ने बताया है कि मैं इतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वायलेंट हो चुका था उस टाइम देखे, क्योंकि उन्होंने क्यों पीजेंट पे ये गोलियां चलाई। तो आई डोंट नो हाउ दे फेल्ट, आई नो दैट माई फीलिंग्स वर फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वॉज अप। मेरे को इतना मेरा खून खोल रहा था, मैं बिल्कुल नॉन वायलेंस भूल चुका था। लेकिन उसी टाइम विद द थॉट ग्रेट लीडर, मतलब यहाँ के मतलब है महात्मा गांधी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से ज़रा सा काम होके बात की, और तब जाके मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। फिर मेरे को लगने लगा कि मेरे को अब बहुत ज़्यादा अभी लेसन पढ़ना है नॉन वायलेंस का, कि क्यों मैं इतने गुस्से में आ गया था, जो कि मेरे को नहीं आना चाहिए था। फिर धीरे धीरे उन्होंने समझाया किसानों को, और किसान वहाँ से चले गए। उन्होंने ये जवाहरलाल नेहरू की एक तरह से दिखाया बुक में। तो नेक्स्ट आपका है कोटिडिन सर्वपल्ली गोपाल में उन्होंने किया होगा। तो अब तीसरा ग्रुप आपका आ गया जी ट्राइबल्स, ट्राइबल जो कि आदिवासी हैं। अब पहले आपके उनकी प्रॉब्लम बतानी है, प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन बताना है कि कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ दिस हैपन इन गुदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, या आपको क्वेश्चन किसी तरह भी आता है अलूरी सीताराम राजू, या क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द
इफेक्ट्स दैट इज द कॉजेज ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द नॉन कोऑपरेशन। तो आपने इस क्वेश्चन को समझने आंसर यही वाला देना है कि कैसे गुदम हिल व आंध्र प्रदेश में मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुई। मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है छुप छुप के वार करना। अगर आपने जंगलों में देखा हो तो जो आदिवासी, क्योंकि उनकी हमेशा स्ट्रेंथ कम होती है और जो आर्मी पुलिस होती है उनकी स्ट्रेंथ बट ऑब्वियस ज़्यादा होती है, तो ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर पे रिलाई करते हैं, मतलब छुप छुप के वार करते हैं। तो वही उन्होंने उस टाइम किया। तो इन्होंने स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव, उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी 1920 में। यहाँ पे उनको पता है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया था, लोग उसमें एंटर नहीं जा सकते थे, ग्रेज नहीं कर सकते थे अपने एनिमल्स को, और फ्यूल वुड नहीं कलेक्ट कर सकते थे, जिसके कारण नेचुरली जो हिल पीपल थे, गुदम हिल वाले लोग बहुत गुस्सा थे कि हमें फॉरेस्ट में क्यों नहीं जाने दिया जाता, जिसके कारण उनकी लाइवलीहुड काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई। उनकी रोज़ी रोटी से इफेक्ट हो रही थी कि हमें क्यों हमारे ट्रेडिशनल राइट को फॉलो नहीं किया जाने लगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़बरदस्ती उनको बेगार करवाई, रोड बिल्डिंग में करवाई, तो लोग काफ़ी बढ़ चुके थे। अब इसको अलूरी सीताराम राजू का रोल आता है। जैसे बाबा रामचंद्र पीजन के लिए लीडर बना, वहीं पे ये हिल लोगों के लिए कुदम हिल में अलूरी सीताराम राजू उनका फोक हीरो बन गया और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे। और अलूरी सीताराम में बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर था, क्योंकि वो कहता कि मेरे पास ना बड़ी स्पेशल पावर्स हैं, कि मेरे पास मैं ना एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ, और अगर मेरे को बुलेट्स मेरे को आएंगे टच कर नहीं सकती, मैं मरूंगा नहीं, अगर मेरे पे गोली लगेगी ना तो मेरे को मैं मरूंगा नहीं। लोगों को ये ऐसे लोगों को एक तरह से बताता था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो लोग बड़े उससे इंस्पायर थे। तो जब कैप्टिवेटेड बाय राजू, रिबेल्स प्रोक्लेम, जो रिबेल्स जो मतलब एक तरह से रिबेलियन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने राजू को कहना शुरू किया, अलूरी सीता राजू को, कि ये तो गॉड का अवतार है। तो राजू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे बंदे हैं, हमें ना उनके साथ रह के ये सारा कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने लोगों को बड़ा कन्विंस किया कि आप खादी पहनो और ड्रिंकिंग करनी छोड़ दो। लेकिन ही वॉज कन्विंस कि हमें ना नॉन वायलेंट होके तो ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू को लगता था कि हमें थोड़ा वायलेंट होना चाहिए, महात्मा गांधी ज़्यादा नॉन वायलेंट की बातें करते हैं। तो उसी टाइम गुदम रिबेल में अटैक हो गया जी, पुलिस ने अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी वहाँ पे दोनों में लड़ाई हुई, गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ स्वराज के लिए। तो 1924 में राजू को पकड़ लिया गया और बाद में उसको मार भी दिया गया। तो काफ़ी टाइम तक एक फोक हीरो, एक पर्टिकुलर एरिया का हीरो बन के ये रहा। तो इसके लिए आप एक स्टोरी लाइक याद कर सकते हो, द नॉन कोऑपरेशन में हाउ द ट्राइबल्स पार्टिसिपेटेड। अब चौथा आपका ग्रुप आ जाता है, दैट इज़ द स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन दैट इज़ अ फोर्थ ग्रुप। ये आपने याद करना, आपको क्वेश्चन किसी तरह अगर आपको आता है, मे बी हाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन असम आ गया, या आपको आ जाता है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो आपने ये सेम क्वेश्चन करना है कि हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर टुक द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन गिवन बाय महात्मा गांधी। उन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन को कैसे लिया। तो यहाँ पे क्या था, अब इनकी प्रॉब्लम पहले आपने बतानी है कि जो प्लांटेशन वर्कर थे ना असम के, तो फ्रीडम, उनका मतलब फ्रीडम से ये था कि दे कैन मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड एरिया दैट इज़ इनक्लोज। मतलब असम में उनके इनक्लोज एरिया में उनको वहीं पे काम करना पड़ता था, इस एरिया से वो बाहर नहीं जा सकते थे और जो बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते थे। तो ये था इनका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के। इसका मतलब सुनो क्या है, इस लॉ का मतलब क्या है, एक्ट का मतलब ही लॉ होता है कि प्लांटेशन वर्कर दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एंड इन दे वर नॉट गिवन द परमिशन। कि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का मतलब है कि जो टी प्लांटेशन में वर्कर काम कर रहे हैं वो इस टी गार्डन को छोड़ के नहीं जाएंगे बिना परमिशन, और परमिशन उनको मिलती नहीं थी। तो ये इनकी प्रॉब्लम थी प्लांटेशन वर्कर की। पर जब उन्होंने सुना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो रही है तो 1000 वर्कर ने अथॉरिटीज़ को रूल को मना किया
और वो भाग गए प्लांटेशन साइट से, भाग गए यहाँ से कि गांधी राज आ रहा है, हम सबको जी विलेजेस में लैंड मिलेगी, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाए। ओके, अपने गांव तक पहुंच नहीं पाए। तो स्ट्रैंडेड ऑन द वे, मतलब क्योंकि उस टाइम रेलवेज और स्टीमर लोगों की स्ट्राइक हो चुकी थी, इसलिए वो किसी लोनली प्लेस पर रह गए, जिनको कि ब्रिटिश पकड़कर वापिस ले आए। क्योंकि वहाँ पे इन लोगों की स्ट्राइक चल रही थी। अगर रेलवेज वगैरह चलती होती या कोई स्ट्रीमर चलती हो तो अपने विलेज तक वो पहुँच भी जाते, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था। वहीं पे उनको कुछ सोर्स ऑफ कन्वेंस नहीं मिला, जिसके कारण उनको पुलिस ने पकड़ा और बहुत बुरी तरह मार के वो उनको वापस ले आए। तो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड विद द प्लांटेशन वर्कर। तो अब इस मूवमेंट को डिफाइन बाय द कांग्रेस प्रोग्राम में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं था, जो कुछ होता चला गया। और यहाँ पे ट्राइबल लोगों को ये लगता था कि महात्मा गांधी के नाम को उन्होंने किया महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय वो करते रहे और सबको ज़मीनें मिलेंगी, ये चीज़ें करते रहे और स्लोगन रेज करते रहे स्वतंत्र भारत को, जिसके कारण उनको लगता था कि महात्मा गांधी ने इसका है हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to their Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. तो ऐसे अपनी तरफ से उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलेट किया महात्मा गांधी के साथ, ये सब कुछ उन्हें उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाएगा। उनको ये नहीं मतलब था आज़ादी मिल जाएगी, तो देवर देयर की उनको सोल्यूशन मिलेगा उनकी आज़ादी का। तो ये इंसिडेंट आप देख लो, क्योंकि पता है चोरा चोरी में आपको पता है दिस इज़ ऑल्सो ऑफ योर मैप क्वेश्चन की 1922 में ये आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 साल में ख़त्म हो गई। गोरखपुर जो कि यूपी में है, ए पीसफुल डेमोस्ट्रेशन बाज़ार में, क्योंकि पुलिस ने उन पर अटैक किया और बदले में उन्होंने इस पुलिस स्टेशन में 22 कांस्टेबल पुलिस को मार दिया सत्याग्रही ने। यू कैन सी दैट कि क्यों हम पे उन्होंने अटैक किया। तो महात्मा गांधी ने देखा कि ये तो सारे फिर से वॉयलेंट हो चुके हैं, ये तो कुछ है ही नहीं सुनवाई मेरे लिए, तो अब उन्होंने जाके इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो अब इसके बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे इस टॉपिक के बाद। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, मतलब आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब आएगी तब, लेकिन यहाँ पे फेब 1922 आ गया। आपका क्वेश्चन बनता है वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। पहले हमने करा था स्लो डाउन, अब ये मूवमेंट बंद क्यों हो गई, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो 1922 में महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? नंबर 1 रीज़न था कि सत्याग्रही को पता ही नहीं कि मूवमेंट कैसे चलाने, उनको पहले ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। ओके, तो नंबर 2 पे था कि जो विद इन कांग्रेस लीडर्स चाहते थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, प्रोविंशियल इलेक्शन में, वो थक चुके थे इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते करते, इसलिए उनको लगता था कि हमें ये छोड़ देना चाहिए। तीसरा रीज़न था कि ये मूवमेंट जो थी वो वायलेंट हो चुकी थी, इसलिए महात्मा गांधी ने इसको बंद कर दिया। तो जो 1990 के अकॉर्डिंग जो प्रोविंशियल काउंसिल की फैसिलिटी मिली थी, वो चाहते थे कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। उनको ये लगता था कि हमें ब्रिटिश को अगर अपोज करना है तो हम काउंसिल में रह के उनके अगेंस्ट कर सकते, ना कि बाहर रह के। तो अब CR दास और मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। आपने याद रखना है, स्वराज पार्टी वाज मेड विद इन कांग्रेस में रहते हुए, अलग से नहीं, उसी में उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, दैट इज़ टू आर्गू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स में जाने के लिए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू यंग पीपल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उनको लगता था कुछ रेडिकल एजिटेशन होने चाहिए, बजाय कि कुछ सॉफ्ट या कुछ पीसफुल मूवमेंट के बजाय कुछ और रेडिकल मूवमेंट होनी चाहिए। इस सिचुएशन में काफ़ी डिबेट और डिस्कशन चलती रही इंडियन पॉलिटिक्स में 1920s के बाद। एंड द फर्स्ट इफेक्ट वाज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, एग्रीकल्चर प्राइजेस काफ़ी गिरने शुरू हो गए 1926 को, और 1930 में आपने याद रखना है दैट इज़ फॉर द इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 30 में। तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी विलेजेस में एग्रीकल्चर के लिए। तो जैसे एग्रीकल्चर प्राइस गिर गए वैसे ही आपका एक्सपोर्ट बहुत डिक्लाइन हो गया और पीजर को काफ़ी डिफ़िकल्टी आई अपना रेवेन्यू देने में। तो 1930 में सिचुएशन कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो आपने अब देखना है जी,
ये चल रहा है आपका 1920-30 ईयर चल रहा है, अभी 1926 ईयर चल रहा है। तो टॉरी गवर्नमेंट ब्रिटेन में आ गई, उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के अंडर। तो नेशनल मूवमेंट के लिए द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। ये जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन वाज मेड, जिसमें के 7 मेंबर थे और सारे के सारे ही ब्रिटिशर्स थे। 7 ब्रिटिश मेंबर्स वर देयर और कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। आए थे वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने, लेकिन इंडिया का कोई मेंबर नहीं था, जिसके कारण इंडिया ने उसको बाइकआउट किया और उसको ब्लैक फ्लैग्स देके कहा साइमन गो बैक। ओके, ये आपने याद रखना है सारा। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो उसको ग्रीट किया गया गो बैक साइमन। सब पार्टीज, कांग्रेस ने, इवन मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया कि हमें ये कमीशन नहीं चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया जी अक्टूबर 1929 ईयर आया, जिसमें कि लॉर्ड इरविन ने एक बड़ा अनक्लियर वेग सा डोमिनियन स्टेटस दिया इंडिया के लिए, जो कि इंडियन लोगों को पसंद नहीं आया। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, जिसको कि उन्होंने बाइकआउट कर दिया कि हम उसमें कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यार ना, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद दोबारा फिर आएगी। और कांग्रेस लीडर इसको सेटिस्फाई नहीं हो पाए। रेडिकल्स इन द कांग्रेस, आपने याद है कांग्रेस में 2 तरह के मेंबर्स थे, एक थे रेडिकल्स, दूसरे थे पिटिशनर्स। पिटिशनर जो कि ओल्ड एज पीपल थे, जो पिटीशन देने में पीसफुली मेथड में बिलीव करते थे। लेकिन जो रेडिकल्स थे, जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हो, तो ये मॉडरेट्स थे, इनका नाम मॉडरेट्स भी था और इनका नाम भी था एक्सट्रीमिस्ट, जो कि बिलीव करते थे करो या मरो, डू और डाई। ओके, तो चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा ब्रिटिश के अगेंस्ट किया जाए कि लोग हमारे साथ रहे। और लोग इनको बहुत पसंद करते थे, रेडिकल्स को, बजाय पिटिशनर्स को। ओके, रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनको लगता था दे बिकम मोर असर्टिव, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हो असर्टिव चाहते थे। लोगों के फेमस हो गए, लोगों के सामने एक पूरी तरह से आए, अपने आप को स्ट्रेंथन करके आए कि लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते चलेगी। जो लिबरल्स मॉडरेट्स थे, जो मैंने आपको बताया है, दिस इज़ द पिटिशनर मॉडरेट्स थे, तो दे वांटेड कि हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में हो, कुछ भी नॉन वायलेंट, कुछ भी वायलेंटली या आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उनका जो इन्फ्लुएंस था लोगों पे कम हो गया, इनका इन्फ्लुएंस लोगों पे कम हो गया, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, क्योंकि अक्सर लोग जेलों में जाते थे, अक्सर ये लोगों पुलिस इनको मारती थी, लेकिन ये फिर भी नहीं रुक रहे थे और धड़ल्ले से लोगों में फेमस होते चले जा रहे थे। फिर 1929 दिसंबर 1929 आया, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस में सेशन चला और ये लीडर बने उस सेशन में, और उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज का, फुल इंडिपेंडेंस का नारा लगाया। मतलब ये जो पिटिशनर्स थे देवर इन फेवर के हमें आज़ादी चाहिए लेकिन अंडर द ब्रिटिश। लेकिन 1929 में पहली बार दिसंबर के कांग्रेस सेशन में ये नारा लगाया गया कि पूर्ण स्वराज, हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट, हमें ब्रिटिश के बिना आज़ादी चाहिए इंडिया में, जो कि ये पहले कभी नहीं नारा लगा। तो इसीलिए आपको पता है, आपका 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है। इस 26 जनवरी को मेमोरेबल डेट बनाने के लिए, क्योंकि इस दिन डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, जबकि फर्जी, जबकि था नहीं कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि हम ये दिसंबर में, क्योंकि सेशन चल रहा है, कि जो आने वाली 26 जनवरी 1930 होगा, हम अपने आप के इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, जिसमें कि हमें लगे कि हम शायद किसी ना किसी दिन आज़ाद होंगे, एक प्लेज लेंगे। लेकिन इसमें कुछ खास अटेंशन नहीं मिली सेलिब्रेशन में। तो महात्मा गांधी एक नया तरीका लगाया कि अब मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करूँगा। तो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें महात्मा गांधी ने ये सॉल्ट को चूज़ किया, एक पावरफुल सिंबल जो सारे नेशन को यूनाइट कर सकता है। तो ये मूवमेंट कैसे शुरू हुई, हाउ दिस मूवमेंट स्टार्टेड। तो 31 जनवरी 1930 को
महात्मा गांधी ने एक लेटर वाइसराय इरविन, जो कि ब्रिटिश इंडिया का हेड था, वाइसराय इरविन को अपनी 11 डिमांड के साथ एक लेटर भेजी। इसमें कुछ जनरल डिमांड थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी। हर क्लास, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, पीजेंट, मतलब हर वर्ग के लोगों की डिमांड इस लेटर में लिखी हुई थी। इसका मतलब था कि अगर सारों की डिमांड होगी तो सारे क्लासेस इसमें इंडियन सोसाइटी में यूनाइट होके इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी दैट वाज टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। के इन महात्मा गांधी को लगता था कि जो गरीब बंदा है उसके पास अगर रोटी में कुछ ना मिलेगा तो वो नमक के साथ भी खाना खा लेगा। लेकिन उनको लग रहा था कि ये इतने गए गुजरे हैं ब्रिटिश, जो कि हमें मना कर रहे हैं कि हम सॉल्ट तक अपने आप ना बना पाए, उसके लिए भी हम उन पर डिपेंडेंट रहे, उसके लिए हमें टैक्स देना पड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे ऐसा हो। तो इसलिए अब आपको क्वेश्चन आता है कि वाई सॉल्ट वॉज चूजन। उन्होंने सिर्फ सॉल्ट को ही मेन एफर्ट क्यों बनाया अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो इसमें आपने आंसर देना है कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिच और पुअर लोग कंज्यूम करते हैं। कपड़े तो पुअर लोग नहीं पहनते, वो नहीं रखे जा सकते थे, या कुछ और चीज़ नहीं रखी जा सकती थी। लेकिन खाने में भी सॉल्ट एक ऐसा की इंग्रेडिएंट है जिसको कि रिच और पुअर दोनों कंज्यूम करते हैं, और ये फूड की बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। और टैक्स लगा दिया सॉल्ट पे, जो दिखाता है गवर्नमेंट की मोनोपोली ओवर इस प्रोडक्शन। अपनी मोनोपोली होती है एकाधिकार, जिसमें कि वो एक बंदे या एक वर्ग का लोग ही उस पर अपनी डोमिनेशन बना सकता है, वो मोनोपोली थी। तो महात्मा गांधी ने इसमें दिखाया कि ये कितना ऑपरेसिव, कितना अत्याचारी फेस दिखाता है ब्रिटिश का। ये 3 आपके रीज़न है सॉल्ट को उन्होंने चूज़ किया। तो महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम एक दे दिया। अल्टीमेटम होता है कि लास्ट डेट देती कि इस दिन अगर आप मान के ठीक है, नहीं तो मैं तो मूवमेंट शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आपने 11 मार्च तक ये मेरी डिमांड मान ली, तो देखो आप 31 जनवरी को उन्होंने लेटर भेजा था। तो उन्होंने भेजा कि अगर 11 मार्च तक आप फुलफिल नहीं करोगे तो इस लेटर में कहा कि मैं फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दूंगा। तो इरविन ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो महात्मा गांधी ने दिस इज हाउ योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। तो अपने 78 जो वॉलंटियर्स थे महात्मा गांधी ने, उनके साथ उन्होंने मूवमेंट शुरू की। 240 माइल का रास्ता था। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में डांडी है, डांडी तक लेके यहाँ से आपका उनका आश्रम था, जो कि साबरमती आश्रम था। ये आश्रम से लेके ये डांडी तक पहुँचने का रास्ता था 240 माइल्स का। अब आप किलोमीटर में करते हो सफ़र, पहले 2 माइल्स होते थे। तो आपका 1 माइल में आपके होते हैं ऑलमोस्ट आपके 16 किलोमीटर, सॉरी दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर। हाँ जी, तो 240 माइल का रास्ता था साबरमती से डांडी। तो डेली वो 24 डेज उन्होंने इसमें सफ़र तय किया। विद इन 10 माइल्स डेली वो 10 माइल चलते थे, डेली 10 माइल चलते। 24 डेज में वो यहाँ पे पहुँचे टू द डांडी। आपको जी मैप का क्वेश्चन है, डांडी सी शोर पे, जहाँ पे 1000 ऑफ महात्मा गांधी के फॉलोअर्स आए और वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक्चुअली स्वराज है क्या। तो 6 अप्रैल को यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने सेरेमोनियल सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया बाय द बॉइलिंग सी वाटर। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आपने कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर इज़ द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब उन्होंने सॉल्ट बनाया, जिस दिन सॉल्ट बनाया उस दिन आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गई। अब क्वेश्चन आपका आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस से अलग कैसे है। आपने कहना है कि नॉन कोऑपरेशन में तो सिर्फ नॉट टू कोऑपरेट था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में नॉट टू कोऑपरेट प्लस नॉट टू पे टैक्सेस ऑल्सो। इसमें डबल चीज़ आई थी आपकी। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। तो ये डांडी मार्च आपने याद रखना है। ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी वॉज अकम्पनीड बाय 78 वॉलंटियर्स एंड दे वर ज्वाइंड बाय 1000। अब बट ऑब्वियस है, अगर ये सॉल्ट बना लेंगे
ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होके, तो क्या ब्रिटिश चुपचाप बैठे रहेंगे? तो नहीं, पहले उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई। पहले आपने बताना कि उन्होंने सीडीएम में किया क्या, मूवमेंट में इंडियन ने क्या किया। तो 1921 टू 22 में आपको पता है कॉलोनियल लॉज उन्होंने ब्रेक किए थे। अब इसमें क्या करेंगे, 1000 इन डिफरेंट पार्ट। सबसे पहले उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, सॉल्ट बनाना शुरू किया और गवर्नमेंट फैक्ट्री के सामने सॉल्ट बनाया। ओके, जैसे मूवमेंट शुरू होती चली, फॉरेन क्लोथ, ये सारा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला फिर दोबारा आ गया। फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट किया, लीकर शॉप को फिर पिकेटेड किया, पहरेदारी की, लीकर शॉप की, शराब की शॉप की, और पीजन ने रिफ्यूज कर दिया, हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, और विलेज ऑफिशियल ने रिजाइन कर दिया, और फोर्स लोगों में भी उन्होंने कहा कि हम भी इनके लॉज को नहीं मानेंगे, हम रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ग्रेज करने के लिए कैटल्स को भी लेके जाएंगे। तो ये आपके था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे रिएक्ट किया लोगों ने। अब नेचुरली है गवर्नमेंट क्या करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या हुआ इसमें, उसमें क्या किया, बाय द डेवलपमेंट कॉलोनियल मूवमेंट बिगान अरेस्टिंग, कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, काफ़ी वॉयलेंट क्लैशेस हुए। और अब्दुल गफर खान, आपने याद रखना है, ही वॉज डिवोट डिसाइपल फॉर, बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलोअर था महात्मा गांधी का। तो अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में। जो एंग्री क्राउड थी पेशावर की, जो कि पाकिस्तान में है, दैट वाज फेसिंग द आर्मर्ड कार्स। ये होता है जब फेस के आगे आर्मर्स लगाई जाती है कि उस पर अटैक ना हो, तो वैसे उन्होंने अपने आगे लगाई और पुलिस फायरिंग से काफ़ी ज़्यादा अटैक लोगों का होना शुरू हो गया, काफ़ी लोग मारे गए। 1 मंथ के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर दिया गया, और इंडस्ट्रियल वर्कर जो शोलापुर के थे उन्होंने पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सब जगह उन्होंने जो भी ब्रिटिश रूल का था उस पर अटैक करना शुरू कर। किसने करना शुरू कर दिया? शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने, क्योंकि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था उनके लीडर्स को। ओके, तो जो डरी हुई गवर्नमेंट थी उसने इस पॉलिसी को बड़े ब्रूचली रिप्रेशन में शुरू किया, और उन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी हम लोगों को कैसे कंट्रोल करें। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतर होती चली गई थी, जिसको कि महात्मा गांधी को लगा, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस मूवमेंट को फिर से कॉल ऑफ कर रहा हूँ। आपने याद रखना है, CDM वॉज स्टार्टेड इन 1931, मतलब ऑलमोस्ट 1930 में, क्योंकि आपकी नॉन कोऑपरेशन 1921 में, ऑलमोस्ट 9 साल बाद ये आपकी मूवमेंट शुरू होती है 1930 में। तो यहाँ पे उन्होंने, ये भी 1 साल ही चलेगी, 1 साल बाद फिर बंद हो जाएगी, याद रखना है, 1 साल इनकी मूवमेंट चली है ऑलमोस्ट। तो उन्होंने डिसाइड किया, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब उन्होंने, महात्मा गांधी ने, जो लॉर्ड इरविन था, वॉइस ऑफ इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, उसके साथ एक समझौता, पैक्ट होता है, समझौता साइन किया 5 मार्च 1931 में, जिसमें गांधी जी ने कहा कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जाऊँगा, और इसके बदले में कांग्रेस, इरविन में कहा कि जो आपके पॉलिटिकल प्रिजनर मैंने अरेस्ट किए हैं मैं उनको सबको रिलीज़ कर दूंगा अगर आप ये मूवमेंट बंद कर देते हो। तो जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले आप देखा बाइकआउट की हुई थी, उसको लंदन में ऑर्गेनाइज करा गया, और उन्होंने, इरविन ने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया, और दिसंबर 1931 में गांधी जी चले गए लंदन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। लेकिन नेगोशिएशन कुछ खास नहीं हुई। जब इन वापिस आए महात्मा गांधी, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो रिप्रेशन का दौर चल रहा है, सब जगह कत्लेआम चल रहा है बाय द ब्रिटिश। गफर खान जो था, जवाहरलाल नेहरू, वो जेल में थे, पहले उन्होंने निकाल दिए थे जब महात्मा गांधी यहाँ पे थे, लेकिन उन्हें फिर उनको अरेस्ट कर दिया और कांग्रेस को इलीगल करार करके उनके मेंबर्स को जेलों में डालना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारे मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, बाइकआउट चली, और विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च कर दिया। मतलब 1932 में ये मूवमेंट फिर दोबारा शुरू हो गई, लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, ये मूवमेंट 1934 में अपने आप ही बंद हो गई। तो दिस इज़ ऑल। तो नाउ वी विल जस्ट